Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलर सेक्शन है और इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे होंगे और इसमें हम आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कम टाइम में बताई जा सकती हैं वो भी बता दूंगा, तो अच्छे से सुनते जाना जहाँ पे जो जो चीज़ें बताऊंगा। एंड उनको आप अगर शॉर्ट नोट्स में अगर अपने हाथ से निकाल लोगे तो वो आपको एक बार मेमोराइज भी हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपका ये DFCCL के अलावा और भी जो एग्जामिनेशन है NTPC CBT 2 हो गया आपका, देन अदर एग्जामिनेशन जहाँ पे इकोनॉमिक्स आती है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले मैं आपको अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, बेसिक इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, देन हम थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई एंड कॉस्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो वो सब भी हम देख रहे होंगे आगे चल के, ग्राफ वाले क्वेश्चंस जो होते हैं इसके। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो इसमें कोई आपको चिंता नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है यानी कि परिभाषित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट को बोलते हैं हिंदी में आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। देन आपका जो कम्युनिस्ट होता है इसको साम्यवादी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, साम्यवादी। देन आपका जो कैपिटलिस्ट होता है इसको बोला जाता है पूंजीवादी। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है या कैपिटलिस्ट है। अब देखो इंडियन इकोनॉमी कैसी है, आपको यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी काम करता दिखता है, प्लस में आपको प्राइवेट सेक्टर भी काम करता दिखता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब दोनों ही किसी भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, एक बात समझना कि कई कंट्रीज में क्या है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है वो बहुत ज्यादा है। तो लेटर से किसी इकोनॉमी में सपोज करो कि 57% का जो है अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया या 57-60% का आपका पब्लिक सेक्टर आ गया, तो मोस्टली उसको भी कभी कभी क्या बोल देते हैं कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे 60% या 60% के ऊपर पूरा इकोनॉमी का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के अंदर है, पब्लिक सेक्टर के अंदर है। तो उन कंट्रीज को भी यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सोशलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल की मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जांपल और अगर आपको इसमें लिखने हो तो ये आपका यूके हो जाएगा। ठीक है, जो यूनाइटेड किंगडम्स है ये सब होते हैं। देन अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं, यहाँ पे क्या होगा आपका, जहां पब्लिक सेक्टर के पास होगी सारी पावर। ठीक है, क्या होगा, पब्लिक सेक्टर के पास सारी पावर होगी। कैपिटलिस्ट आपको पता ही होगा, जहां पे क्या हो आपके प्राइवेट सेक्टर के पास में सारे के सारे जो मैन्युफैक्चर का काम है, प्रोडक्शन का काम है, या फिर आपका जो बेसिकली जो प्राइमरी और सेकेंडरी आपका सेक्टर होते हैं वो किसके अंडर हो, अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो तो कौन सा हो जाएगा आपका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हैं। देन अगर मैं आपसे कम्युनिस्ट इकोनॉमी की बात करूं, ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी समझना, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, इसको नोट डाउन कर लो। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है ना कि सपोज करो कोई एक कंट्री है जहां पे पहले क्या था कि आपका प्राइवेट कंपनीज काम कर रही थी। ठीक है ना, प्राइवेट कंपनीज जो है किसी चीज का प्रोडक्शन करती थी या फिर प्राइवेट कंपनीज के हाथ में कई सारी चीजें थी, प्राइवेट सेक्टर बेसिकली। ठीक है, तो क्या किया कि जैसे ही यहाँ पे आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी आनी स्टार्ट होगी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास जो पावर थी वो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अपने पास छीनने लग जाएगा। ठीक है ना, और जैसे ही पब्लिक सेक्टर सारी पावर छीन लेगा यहाँ से, उसको हम क्या बोल देंगे, कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोल देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी को और क्या किसको यहाँ पे ये जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी की थ्योरी है, ठीक है ना, इसकी जो थ्योरी है ये किसने दी थी, तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी की थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने। किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी, और इनके साथ में थे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है ना, क्या नाम था इनका, फ्रेडरिक एंगल्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी किसके द्वारा दी गई, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा दी गई। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, एंड इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें कम्युनिस्ट इकोनॉमी का, तो चाइना जो था पहले यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज थी और धीमे धीमे क्या किया गवर्नमेंट ने, प्राइवेट जो सेक्टर था उससे काफ़ी सारी चीज़ें छीन ली या फिर उनको पूरे तरीके से हटा दिया जो मेन सिस्टम था वहाँ से, और कहीं ना कहीं जो पूरा कंट्रोल है उसने अपने पास कर लिया। तो चाइना ने क्या किया है, कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट इकोनॉमी को अपनाया है और एज ऑफ नाउ वो क्या हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी में आ गया है। ठीक है, पहले वो कैपिटलिस्टिक था, थोड़ा बहुत उसमें पूंजीपतियों का राज था, लेकिन चाइना ने फिर धीमे धीमे क्या किया, कैपिटलिज्म को पूरा खत्म कर दिया। और ये जो प्रोसेस थी कैपिटलिज्म को खत्म करने की, उसे ही क्या बोला जाता है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। आई होप पूरी बातें क्लैरिफाइड होंगी। देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। अगर आपसे पूछा जाए फ्री मार्केट इकोनॉमी किसको बोला जाता है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका एग्जांपल आप यूएई को देख लो, यूएई में जितना भी तेल वगैरह है वो
वो प्राइवेट कंपनी वहाँ पे निकालती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो एक लार्ज पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन का जो एक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के पास में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक एक्टिविटी को क्या बोलोगे, आर्थिक गतिविधि, ठीक है ना। ये जो है आपका आर्थिक हो गया एंड ये हो गया गतिविधि। एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक जो आपकी गतिविधि है भारत के अधिकतम लोगों को रोजगार देती है। टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर या फिर माइनिंग। तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर से जो है इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और धीमे धीमे याद रखना कि जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में धीमे धीमे गिर रहा है। अगर मैं आपसे 2009 की बात करूं तो यहाँ पे जो डेटा आया था वो था कि आपको जो एग्रीकल्चर के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिला है लोगों को वो 52% था। लेकिन यही डेटा जब ऑब्जर्व किया गया 2019 में, ठीक है, लास्ट डेटा जो है वो 2019 का आया हुआ है। और इसमें जो प्राइमरी, अब एग्रीकल्चर किस में आता है आपका, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एग्रीकल्चर में आता है। प्राइमरी सेक्टर में वैसे आपका फिशरीज भी होती हैं, ठीक है, फिशरीज हो गई, माइनिंग हो गई, ये सब आता है। खैर देखो प्राइमरी सेक्टर, अब क्या बोल, प्राइमरी सेक्टर अगर हम 2019 की डेटा की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर से मिली यहाँ पे 49.5% लोगों को जॉब, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे सेकेंडरी, इंडिया में कितने, 3 सेक्टर मेजरली एक्टिव हैं, वैसे 4 सेक्टर होते हैं लेकिन मेजरली बात कर रहा हूं तो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर के थ्रू यहाँ पे कितने लोगों को जॉब मिली, और टर्शरी सेक्टर के थ्रू मिली 26% लोगों को जॉब, ठीक है ना, 26.3। और जो सेकेंडरी सेक्टर है इसके थ्रू लोगों को जो जॉब मिली है वो है 25.58% के आसपास, ठीक है। तो ये जो है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का एक तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप याद रख सकते हो। परसेंटेज याद नहीं रखनी, बस याद रखना पहले नंबर पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है प्राइमरी सेक्टर से, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह आ जाएगा। दूसरे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलता है आपका टर्शरी से, और तीसरे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है सेकेंडरी एक्टिविटीज से। क्लियर है, समझ में आती है इतनी सी बात, याद रखना। देन अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द क्वार्टरनरी सेक्टर, इन निम्नलिखित में से क्वार्टरनरी सेक्टर में कौन सा आता है। देखो क्वार्टरनरी को बोलते हैं चतुष्कोणीय, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चतुष्कोणीय बोलते हैं, चतुष्कोणीय। तो चतुष्कोणीय सेक्टर में कौन सा आता है, सबसे पहले तो अब आपको ये समझना होगा कि ये क्वार्टरनरी सेक्टर है क्या, है ना, इसमें क्या चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। समझो क्वार्टरनरी सेक्टर में जो है आपका जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज रहती हैं, देखो इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रीज, इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज जो क्या करेंगी आपको, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यानी कि ये जो आपका क्वार्टरनरी सेक्टर है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया 4 टाइप के सेक्टर होते हैं वैसे, एक तो प्राइमरी हो गया, दूसरा आपका सेकेंडरी हो गया, तीसरा आपका टर्शरी। वैसे टर्शरी में ही इसको क्वार्टरनरी को कहीं कहीं लिख देते हैं, लेकिन समझ ना, ये आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है क्वार्टरनरी से कि क्वार्टरनरी में क्या होता है, वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका कंसल्टेंसीज आ जाएंगी, ठीक है ना। कंसल्टेंसी कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। देन आपका R&D हो गया, जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इंफॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस इंडस्ट्री से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको बोला जाता है क्वार्टरनरी सेक्टर। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोला जाता है द नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है ना, इसको बोला जाता है द नॉलेज इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको सोशलिस्ट का दूसरा नाम बताया था ना, द फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसको बोला जाता है द नॉलेज इकोनॉमी। क्लियर है, याद रखना। इसका राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, माइनिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, फिशरीज क्या होता है। फिशरीज आता है आपका प्राइमरी में, मैन्युफैक्चरिंग आता है आपका सेकेंडरी में, और माइनिंग भी आपका आता है प्राइमरी में, ठीक है, माइनिंग जो है प्राइमरी में आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अरे बात समझ में आ गई है क्या। अच्छा प्राइमरी सेक्टर समझते हो आप, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है। अब आप कहोगे सर माइनिंग कैसे प्राइमरी में आ गया। प्राइमरी का डियर मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, जहां पे आपका जो भी रोजगार मिला है ना वो रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन करने से मिले, ठीक है ना, रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन करने से, यानी कि कच्चा जो माल है उसके एक्सट्रैक्शन करने से हमें जो भी जॉब मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर का बेसिकली मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो भी इट डील्स विथ प्रोड्यूसिंग विथ प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस करता है, ध्यान देना,
फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट अब मिलेगा ना, उसको आप किस में इंक्लूड करोगे भाई? सेकेंडरी वाली एक्टिविटी, सेकेंडरी सेक्टर में इसको आप इंक्लूड करोगे। जैसे आपको इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आप खिलौने खरीदते हो, आप कार खरीदते हो, ये सब क्या है? ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल पहले एक्सट्रैक्ट किया गया होगा, फिर इनको फाइनल रूप से तैयार करके आपको दे दिया गया। आप जो खाना खाते हो, फूड जो है, फूड भी आपके लिए कौन से सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। जो क्लॉथ्स हैं, आप जो कपड़े पहन रहे हो, फूड एंड क्लॉथ्स, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है, फूड एंड क्लॉथ किस में आते हैं? तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ रहे होते हैं। अरे मेरी बात समझ में आती है क्या? फटाफट से बोलो हाँ। और जो टर्शरी सेक्टर है, इसमें जो है आपका, थोड़ा सा नीचे आ जाऊं क्या? देखो, टर्शरी सेक्टर जो है, टर्शरी सेक्टर में क्या होता है? टर्शरी सेक्टर में बेसिकली जितने भी आपके प्रोडक्शन और एक्सचेंज है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, जितने भी टाइप की आपकी सर्विसेज होती है ना, वो सभी की सभी टर्शरी में आ जाती हैं। इसलिए मैंने बोला कि टर्शरी के अंदर ही कुछ लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी है। बिकॉज नॉलेज भी एक टाइप की सर्विस है, बट स्टिल इसको अलग, कहीं कहीं अलग मानते हैं, कहीं कहीं इसी में मानते हैं, तो उसमें टेंशन मत लेना। बस ये याद रखना, क्वार्टरनरी में क्या होगा? आपको नॉलेज मिल रही होगी कोई ना कोई, ठीक है, जहां पे जिस सेक्टर में नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के बारे में आपको अब सब कुछ पता है बिल्कुल। मार्केटिंग में मैंने आपको पूरा करा रखा है, सर्विसेज कितने टाइप की क्या होती हैं, तो ये आपको अब अपने माइंड में आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, द नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको बोलते हैं NBMSME, ठीक है ना। इससे दो क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, तो याद रखना कि जो नेशनल बोर्ड है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, वो हर साल कितने महीने बाद मिलता है, यानी कि उसकी जो मीटिंग होती है वो हर साल कितने महीने बाद होती है, यानी हर 6 महीने में होती है। याद रखना, अगर आपको नहीं पता है तो हर 6 मंथ में जो है आपका NBMSME की मीटिंग होती है। और इससे रिलेटेड एक बात और याद रखना कि अभी इसका जो 6 वाला बोर्ड है, यानी कि जो 6 नंबर का NBMSME है, ये अभी फॉर्म हुआ है 2 फेब को 2021। क्लियर है? ये आपका करंट अफेयर में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद रखना। 6 महीने में इसकी मीटिंग होती है। और दूसरी बात कि ये कौन से एक्ट के थ्रू इनेक्ट किया गया था? तो इसका एक्ट था द माइक्रो, कौन सा एक्ट था? एक्ट याद रखना इसका, ये क्वेश्चन आया हुआ है, द एक्ट, द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आगे क्या लिखोगे भाई? डेवलपमेंट एक्ट था, ठीक है, एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। कौन से ईयर का था? तो याद रखना 2006 का था। इसके थ्रू ही जो है आपका NBMSME को फैसिलिटेट किया गया, ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि इसका कौन सा, ये जो आपका NBMSME है, ये कौन से ईयर में इसका एक्ट पास किया गया? ध्यान देना, तो इसका एक्ट पास किया गया था 2006 में, वही मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। 6 वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। यहाँ पे किसको बोला जाता है फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन? अब आपको ये तो पता होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स के फाउंडर किसको बोला जाता है? तो ये तो हो जाएंगे हमारे कौन? एडम स्मिथ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग से एक सेपरेट डिसिप्लिन मान के, सेपरेट डिसिप्लिन का मतलब हिंदी में होता है पृथक विषय, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे एक पृथक विषय के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, फाउंडर को प्रवर्तक बोलते हैं। तो ये बताओ भाई, इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका होगा जॉन मेनार्ड कीन्स। इसलिए जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोला जाता है कीनेशियन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको? कीनेशियन इकोनॉमी बोलते हैं इसको, कीनेशियन इकोनॉमी। तो याद रखना अगर आपसे कभी पूछा जाए कीनेशियन इकोनॉमी कौन सी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन मेनार्ड कीन्स। याद रखोगे हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले जो माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय यानी कि सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये थे रैगनार फिशर, ठीक है ना। कौन थे? इनका नाम था रैगनार फिशर। तो आप ये चीज भी अच्छे से याद रखना, इससे आपके ये 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। और इन्होंने जो रैगनार फिशर है, इन्होंने 1933 में ये टर्म यूज़ किया था। और बेसिकली आप इसको ये भी बोल सकते हो डिवाइड किया है, बट स्टिल इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि डिवाइड कर दो दोनों में। अक्सर लोग इसको गलत लेते हैं, इन्होंने बस टर्म दिया, लेकिन एग्जाम में भी इन्होंने पूछ लिया तो अब क्या ही बोलें। बट इकोनॉमिक्स की आप कोई भी क्लासिकल बुक देखोगे उसमें ऐसा ही लिखा है कि इन्होंने बस टर्म दिया था कि कुछ माइक्रो है कुछ मैक्रो है, पूरा डिफाइन फिर बाद में चल के मैक्रो को अलग से जब कीन्स ने किया
तब चीजें क्लियर हो पाई। खैर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7th वाला क्वेश्चन देखो अपने सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब फटाफट से बता दो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी नहीं होगी। प्राइमरी एक्टिविटी आपकी कौन सी नहीं होगी बताओ। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके सारे के सारे बताए हैं। हाँ, मैंने आपसे बोला कि जहां भी आप प्राइमरी एक्टिविटी करोगे वहां से आप कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल कर रहे होगे। एग्रीकल्चर में आप रॉ मटेरियल का यूज करते हो, यहाँ पे आप माइनिंग में रॉ मटेरियल निकाल रहे होते हो, फिशिंग में भी रॉ मटेरियल ऑफ जो हमारा अर्थ है, सी है, उसका हम यूज करते हैं, फिशिंग फिशेस को निकालते हैं, रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं। बट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आप कोई रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर होगा। और कंस्ट्रक्शन आता है सेकेंडरी एक्टिविटी में, ठीक है। किसमें आता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में। बस ये रट्टू तोता नहीं बनना है कि भाई चलो कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, प्राइमरी में पता होना चाहिए किसमें है। तो कंस्ट्रक्शन आपका बेसिकली किसमें है, सेकेंडरी में। कंस्ट्रक्शन बेसिक, अब देखो क्या आपको ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको घर मिलता है तो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है ना, इसलिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेस बना करके हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में बात की जा रही है तो हम बेसिकली 3 ही मानते हैं, एनसीईआरटी में भी 3 ही दिए हुए हैं। वो जो क्वार्टरनरी वाला है वो मैंने आपको बताया भी, टर्शरी में ही उसे इंक्लूड करके चलते हैं, बिकॉज सर्विसेज में ही आ जाता है, नॉलेज वाला भी। स्टिल आपका अगर कभी पूछा जाए इंडिया में कितने सेक्टर हैं, हमेशा 3 ही करके आना है, ठीक है। चलो, क्वार्टरनरी वाला जो मैंने समझाया है उतना याद रखना है, एंड इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3 सेक्टर हैं इंडियन इकोनॉमी में, पता ही है आपको, मैं समझा चुका हूँ। पहला वाला प्राइमरी हो जाएगा, फिर सेकेंडरी हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा, कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्या डेफिनेशंस हैं, क्या एग्जांपल है, क्या कौन किस, ये मैंने आपको सारा बता ही दिया है, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल गुड। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है कि जो आपका कैपिटल गुड को क्या बोलोगे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु नहीं है, ठीक है ना। कौन सी भाई, पूंजीगत बोलेंगे इसको, वस्तु नहीं है। पहला आपका बोला गया है टूल्स, टूल्स को हिंदी में बोलते हैं उपकरण, फूड एंड क्लॉथिंग को आपका बोलते हैं खाना और वस्त्र, एंड आपका मशीन बोल देंगे मशीन, एंड ट्रक इज ट्रक, ठीक है। ट्रक की कोई हिंदी होती है क्या, कमेंट करके बताना। देन आपका टूल्स, फूड एंड क्लॉथिंग हो गया। बताओ मुझे कैपिटल गुड कौन सा नहीं होगा। कैपिटल गुड का मतलब क्या है, कैपिटल गुड आपका किस में आ जाएगा। तो चलो अब इसकी मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा, बिकॉज आपको तो अब समझना पड़ेगा इसे। देखो ये क्या होता है, इट इज अ फिजिकल एसेट, या फिर दा करके बोल दो, द फिजिकल एसेट। द फिजिकल एसेट, हम दा का यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मैं इसे स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ फिजिकल एसेट को, ठीक है। तो दैट अ कंपनी यूजेस, दैट अ कंपनी यूजेस, जो कि एक कंपनी यूज करती है। अब देखो मैंने कंपनी का यूज करना यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, तो मैंने द आर्टिकल का यूज कर लिया। खैर, द कंपनी यूजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो यूज करते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सर्विसेज, ठीक है ना, प्रोसेस एंड सर्विसेज। अभी समझा भी देता हूँ, डोंट वरी। सर्विसेज, कैपिटल गुड्स के, ये जो आपके कैपिटल गुड्स हैं, इसका मैं आपको एग्जांपल अगर देना चाहूँ, कैपिटल गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, मशीनरी आ जाएंगी, ठीक है ना। क्या क्या आ जाएंगी इसमें, आपकी मशीनरी आ जाएगी, या फिर मशीनरी के अलावा आप टूल्स ले सकते हो, व्हीकल्स ले सकते हो, ठीक है। टूल्स हो गए, व्हीकल्स हो गए। तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया, कैपिटल गुड क्या होता है, कि ये कहीं ना कहीं वो फिजिकल एसेट हैं जो कि एक कंपनी यूज करती है अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में। यानी कि जो भी चीज प्रोड्यूस की जाती है ना आपकी सेकेंडरी सेक्टर में, जो भी आप फिनिश्ड गुड आपका निकल के आ रहा है, उसमें हम जिस भी एसेट का यूज करते हैं, जिस भी चीज का यूज करते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको बोला जाता है कैपिटल गुड, ठीक है, याद रखना हमेशा। अब देखो टूल्स का यूज तो हम करेंगे ही करेंगे, अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है वहाँ टूल्स का यूज करूंगा, मशीन्स का यूज करूंगा, ट्रक्स का यूज करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, मशीन डालनी पड़ेगी। बट जो फूड एंड क्लॉथिंग है, मैंने आपको अब याद आया, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था अच्छे से लिख लो। तो फूड एंड क्लॉथिंग जो है वो आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, यानी कि ये तो बन के निकल रहा है प्रोडक्ट, और फूड और क्लॉथिंग बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई मशीन यूज की गई होगी, क्लॉथ्स बनाने के लिए आपने कोई फैब्रिक वाली मशीन यूज की होगी, फूड को प्रोसेस करने के लिए भी आजकल मशीन्स बन गई हैं। तो ये सब जो यहाँ पे चीजें यूज की जा रही हैं इसके पीछे, वो होगा इसका कैपिटल गुड। फूड एंड क्लॉथिंग तो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये फिनिश्ड गुड है, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलोगे, ये फिनिश्ड गुड है। अरे समझ में आया, या फटाफट से हाँ बोलो। तो इस तरीके से हम चीजों करेंगे, आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कि विच इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इन 1870।
1817, यहाँ पे कौन से इकोनॉमिस्ट ने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी 1817 में बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन के ऊपर डेवलप करी? क्या मिला के कुल मिला के आपका जो हिंदी में क्वेश्चन बनता है, ये हिंदी में समझ लो क्या हो गया। तो किस इकोनॉमिस्ट को, किस अर्थशास्त्री ने आपका जो कंपैरेटिव है यानी कि तुलनात्मक लाभ और विशेषता के आधार पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का आपका विकसित किया था सिद्धांत को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो ये देखो, डेविड रिकार्डो। याद रखना, डेविड रिकार्डो ने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी दी थी और बेसिकली इसमें क्या बताया कि ये जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड पे जाती क्यों हैं, है ना। जब उनकी खुद की कंट्रीज के जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरनेशनल ट्रेड करने लग जाती हैं, कहीं प्रोडक्शन होता है उनका, कहीं सामान बेचती हैं। तो ये सब यहाँ पे किसने बताया था, डेविड रिकार्डो ने बताया था, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको याद रखना है, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो खैर अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज आल्सो रिफर्ड टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी सेक्टर की एक्टिविटीज हैं जिनको हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। हिंदी में क्या बोलोगे, किस गतिविधि को, गोल्ड कॉलर को गोल्ड कॉलर ही बोलते हैं, ठीक है, गोल्ड कॉलर। और प्रोफेशन को पेशा बोल दो, कौन सा गोल्ड कॉलर पेशा है, सेकेंडरी है, क्वार्टरनरी है, प्राइमरी है, क्वीनरी है। अच्छा, क्वीनरी आप समझते हो क्या, क्वीनरी का मतलब होता है देखो, जैसे मैंने आपको क्या बोला था, टर्शरी के अंदर ही हम क्या बोलते हैं, कि मैंने आपसे बोला टर्शरी के अंदर एक तो क्वार्टरनरी हो गया, ठीक है, कौन सी हो गई, क्वार्टरनरी। फिर टर्शरी के अंदर ही दूसरा वाला होता है क्वीनरी, क्लियर है। कौन सी होती है दूसरी, क्वीनरी होती है। क्वीनरी को बोलते हैं पंचिएट, ठीक है ना, क्वीनरी होता है पंचिएट। जैसे कि प्राइमरी का मतलब 1 है, सेकेंडरी का मतलब 2 है, टर्शरी का मतलब 3 होता है, क्वार्टरनरी का मतलब, टर्शरी का मतलब 3 नहीं होता, टर्शरी का मतलब होता है बाकी के सारे। तो बेसिकली अगर मैं आपका 4 बोलना चाहूँ तो यहाँ पे आपका क्वार्टरनरी आ जाएगा, क्वीनरी का मतलब 5वां, ठीक है, ये होता है। तो अब टर्शरी के अंदर जो है आपका एक तो ये हो गया क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी हो गया, दूसरा आपका क्वीनरी हो गया। तो आपको ये तो पता है कि टर्शरी में जो है आपका बेसिकली क्या होगा, सर्विसेज जो होती हैं वो आपका टर्शरी सेक्टर में प्रोवाइड की जाती हैं। अब इन सर्विसेज में जो नॉलेज रिलेटेड होगी वो किस में आ जाएगी, क्वार्टरनरी में, ठीक है ना। क्या हो गया, जो आपका नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था ना, इंफॉर्मेशन जिन सेक्टर से हमें मिल रही होगी वो क्वार्टरनरी में आ जाएंगे। देन जो बचे हुए आपके सेक्टर्स होंगे जिसमें कि क्या होगा, इसको लिख लो अच्छे से, मैंने आपको क्वार्टरनरी लिखा दिया है, इसको भी लिख लो क्वीनरी को, कि दीज रिप्रेजेंट द, दीज रिप्रेजेंट द, क्या करते हैं ये, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट द सोशल एंड हाईली पेड स्किल्स, सोशल एंड हाईली पेड स्किल्स, हाईली पेड स्किल्स किसके भाई, ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, या फिर आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, वो भी आ जाएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स। देन आपका हो जाएगा जो भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं, इनको भी अच्छा पैसा मिलता है ना, रिसर्च साइंटिस्ट जो होते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट। वैसे R&D जो है, अगर हम इंफॉर्मेशन की अकेली बात करेंगे तो वो किस में रहेगा, आपका क्वार्टरनरी में। लेकिन जहां मैंने बात कर दी गोल्ड कॉलर जॉब्स की, ठीक है ना, या फिर मैंने बोल दिया गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, ठीक है ना, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन हो गया, जॉब हो गया, यानी कि आपका जितने भी सर्विस सेक्टर है ना उसके हाईली पेड वाले जितने लोग हैं, यानी कि हाईली पेड स्किल्स हैं जिनके पास में, जैसे सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो गए, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स हो गए, रिसर्च साइंटिस्ट हो गए, या फिर आपका फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट हो गए, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट, इनकी जो फीस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है ना इन कंसल्टेंट्स की। तो ये हो गए आपके, तो ये सभी किसमें आते हैं, गोल्ड प्रोफेशन, गोल्ड कॉलर जॉब्स इनको बोला जाता है, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोला जाता है। याद रहेगा हमेशा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी के अंदर क्वार्टरनरी, क्वीनरी, क्वार्टरनरी नॉलेज, क्वीनरी जो है वो आपका ऊपर ऊपर वाली जॉब सर्विसेज में जहां पैसा अच्छा होगा, यानी कि जहां गोल्ड कॉलर प्रोफेशन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्वीनरी हो गया। क्लियर है माइंड में बिल्कुल। 13 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन 2019। अब देखो ये तो चलो 2019 का था, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2021 के लिए। अभी इसका जो रिसेंट में आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाला गया वो मई का आई थिंक निकाला गया था, मई का, जून या जुलाई का, मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा, शायद मई में ही निकला था। तो आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके लिए जो बेस ईयर माना जाता है, याद रखना वो आपका अभी भी 2011-12 है,
ठीक है, अभी भी कौन सा लिया गया है 2011-12, 2019 के लिए भी 11-12 लिया गया, तो बेस ईयर कौन सा बनेगा आपका 2011-12 होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए हमेशा। होलसेल प्राइस इंडेक्स पता है ना क्या होता है? ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, इसी से पता चलता है आपका इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। ये बहुत ही मेजर एक क्या होता है, इन्फ्लेशन का इंडिकेटर होता है। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशन इंडिकेटर। वो इसको इन्फ्लेशन इंडिकेटर भी बोला जाता है। लिख लो, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, पूरा ही कराना पड़ेगा आपको। लिखो इसको, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है, कौन सा ऑफिस इसको रिलीज करता है। पहली बात तो ये क्या करता है, इट मेजर्स द क्या मेजर करता है, चेंज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स, चेंज in the prices of goods sold and traded in bulk by wholesale business to other business, by wholesale business to other business to अदर बिजनेस। अच्छा, राइटिंग क्लियर हो रही है ना, क्या क्या बोल रहा हूं मैं आपको? तो ये क्या करता है, जो भी आपका चेंज हो रहा है ना प्राइजेस ऑफ गुड में, यानी कि आप इन्होंने बेस ईयर उठा लिया 2011 का और फिर कंपेयर करा दिया 21 से कि पहले कितना होलसेल प्राइस में गुड्स बेचा करते थे होलसेल बिजनेस वाले दूसरे बिजनेस वालों को, और 2021 में कितना बेच रहे हैं, इससे हमें पता चल जाएगा इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो अब दूसरी बात की, ये जो WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको आपका रिलीज कौन करता है, ठीक है। तो इसको पब्लिश या रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट नाउ इसके यूनियन मिनिस्टर का नाम बता दो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब मुझे बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राइट नाउ यूनियन मिनिस्टर कौन है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, इसका नाम तो एटलीस्ट पता रखो। अब इसका राइट इसमें और बेसिकली कौन सा ऑफिस करता है, तो याद रखना ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के थ्रू आपका ये इंडेक्स निकल के आता है, जो किसके अंडर है आपका, कौन सी मिनिस्ट्री है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री में। अरे बोलो, बात क्लियर है या फटाफट से हाँ बोलते जाओ, ठीक है। चलो, इतनी सी बात याद रखो। और बेसिकली कौन सा ऑफिस रिलीज करेगा, तो अब ये देखो, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर से आती है, देन ये जाती है आपका NSO के पास, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, फिर फाइनली इसको ये रिलीज करता है, ठीक है। तो ऐसा इसका अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूं, NSO किसके अंदर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, देन आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर आपसे सीधा ये पूछा जाए रिलीज कौन करेगा, तो NSO रिलीज करेगा, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको रिलीज करेगा, ठीक है। चलो खैर, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, वेट अ सेकंड, मैंने आपको ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वेट अ सेकंड, ये तो NSO नहीं करता, इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी करेगा, ये तो दोनों को इसके अंडर थोड़ी ना होता है NSO। देखो यार, ये ना अब आप इसे और लिख लो, अब इसके अंदर एक बात और बढ़ेगी कि जो CPI है, एक तो होता है WPI क्या होता है आपका, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है कस्टमर प्राइस इंडेक्स, ये होता है क्या आपका कस्टमर प्राइस इंडेक्स। ये जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स है, इसको रिलीज करता है आपका NSO, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसको करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये याद रखना CPI। अब देखो इसमें क्या है, आपका जो होलसेल बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच रहा है, यहाँ पे आपका क्या होगा, चेंज इसमें देखा जाएगा कि कस्टमर को कितने में चेंज पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका कस्टमर के लिए होता है, ये होलसेल प्राइजेस के लिए होता है, दोनों बात एक ही है। इसको NSO करता है, इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है, ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल इन द फार्मिंग सेक्टर। फार्मिंग सेक्टर में अब देखो, ऊपर हमने दो टाइप की कैपिटल की बात करी थी, अब आपके सामने थर्ड कैपिटल का नाम आ रहा है वर्किंग कैपिटल। फार्मिंग सेक्टर में वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, तो आपको ये समझना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल है क्या, है ना। चलो बताओ, तो खैर इसको लिखो एक बार, आप क्या लिखोगे, वर्किंग कैपिटल क्या है, द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस, किसी भी कैपिटल, किसी भी बिजनेस की वो कैपिटल विच इज यूज्ड इन इट्स, विच इज यूज्ड इन इट्स, जो इसके क्या हो, डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस, डे टू डे ट्रेडिंग छोड़ो, ऑपरेशंस लिख लो, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली फार्मिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशंस एंड कैलकुलेटेड एज द, एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे कि जो वर्किंग कैपिटल होती है, इसको कैलकुलेट करना चाहो, या फिर NWC, इसका मतलब होता है नेट, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस का करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना, करंट
लायबिलिटीज। तो बेसिकली बात क्या है कि आपका राइट नाउ जितना भी, अब देखो इसमें इस एसेट में क्या क्या आ सकता है। इसमें आपका कैश आ सकता है, अकाउंट्स आ सकते हैं, या फिर आपका डेब्ट आ सकती है। आपने कुछ कैश लिया हुआ है, कैश का एग्जांपल लेते हैं। आपने कुछ कैश लिया, मनी ली, तो आपके पास अभी जो मनी है और आपको जो काम करने में, अपने ऑपरेशंस को रन करने में वो पैसा जो खर्च हो जाएगा उसको आप माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो आपका वो क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आती है क्या इतनी सी? तो फिलहाल यहाँ पे बताओ, थ्रेशिंग मशीन, आपका ट्रैक्टर हो गया, लैंड हो गया, इन सबको आप खर्च कर पाते हो क्या? इनको खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट आपका जो मनी है उसका यूज करके हम खर्च करके अपना बिजनेस पूरा कर सकते हैं। जो भी हमें करंट लायबिलिटीज है हमारी, उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनी। याद रखना अच्छे से, इतनी चीजें याद रखनी है, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना। अगला क्वेश्चन है आपका, इन डैश इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। अरे यार ये तो बता दो, बहुत ही इजी लल्लू पल्लू क्वेश्चन है। सारे जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। कौन सा हो जाएगा? सोशलिस्ट हो जाएगा, विदाउट एनी सेकंड थॉट। ठीक है, क्या हो गया राइट आंसर हमारा? सोशलिस्ट हो जाएगा। अरे बोलो, बात समझ में आ गई क्या? जहाँ पे आपके सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आपका प्राइवेट कंपनीज के पास हो, प्राइवेट बिजनेस के पास हो, वो आपकी कैपिटलिस्ट हो जाएगी। जहाँ पे आपका दोनों के पास हो, वो अकेला डुअल हो जाएगा। जहाँ पे तीनों टाइप के आपके क्या कर रहे हो, आपके जो इकोनॉमीज है काम कर रही हैं, वो डुअल, वो मिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, सोशलिस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इजी सही क्वेश्चन था ये तो। अब देखो क्या बोला है, जॉन मेनार्ड कीन्स। इनसे ना बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। जॉन मेनार्ड कीन्स के ना 3-4 क्वेश्चन देख चुका हूं मैं अभी तक। देखो अब यहाँ पे, बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक थ्योरीज, कीनेशियन थ्योरी। अब आ गया देखो, कीनेशियन थ्योरी। हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री, ये किस कंट्री से हेल करते थे? बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड। ठीक है ना, कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के थे। याद रख लो, क्वेश्चन ये पूछा गया है, कहीं ना कहीं रिपीट होगा ये। मुझे लग रहा है ये रेलवे वाले एग्जाम में ज्यादा होगा, जो आपका एनटीपीसी वाला है। खैर, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, डिप्रेसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ। क्या पूछ रहा है आपसे? जो डिप्रेसिएशन होता है, डिप्रेसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, इस तरीके का हास। ठीक है, तो जो मूल्यह्रास होता है वो आपका वार्षिक भत्ता है। वियर एंड टीयर ऑफ, किसके वियर एंड टीयर का वार्षिक भत्ता होता है डिप्रेसिएशन? बताइए। फिनिश्ड प्रोडक्ट का, कैपिटल गुड का। आप कैपिटल गुड पता है ना क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर आपका लैंड। व्हाट शुड बी अवर राइट आंसर, बताइए। ये क्वेश्चन, मैं मुझे पता नहीं क्यों अब ये क्वेश्चन कराते हुए ऐसा फील हो रहा है कि आपको मुझे इनकी एक लिखी हुई बुक है जॉन मेनार्ड कीन्स की, उसका नाम बता देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको टपक जाएगा। देखो क्या है इसका, इन्होंने एक बुक लिखी थी, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है कीन्स की। बहुत सारी बुक लिखी है इन्होंने, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड आपका मनी। ये वाली जो बुक है, याद रखना, ये आपके जॉन मेनार्ड कीन्स ने लिखी थी 1936 के टाइम। क्लियर है? तो बस थोड़ा सा याद रख लो एंड दैट्स इट। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिप्रेसिएशन की। तो देखो भाई, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कैपिटल गुड क्या होते हैं। कैपिटल गुड क्या होते हैं बताओ फटाफट से। और जो फिनिश्ड गुड होते हैं वो क्या होते हैं? हाँ बताओ जल्दी से। कैपिटल गुड होते हैं जिनका हम यूज करें किसी भी अपना सेकेंडरी सेक्टर में, जिससे कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है हमारा वो निकल के आ पाए। अब कोई मशीनरी है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे। मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, टूल्स हैं। ठीक है, टूल्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, एंड आपका क्या हो गया, अरे वो क्या बोला था, व्हीकल्स हो गए, टूल्स हो गए, मशीनरी। हाँ, मशीनरी हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, जो भी है। तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये टाइम के साथ कुछ इनमें वियर एंड टीयर होगा कि नहीं होगा? वियर एंड टीयर का मतलब होता है कुछ खराब होना, कुछ नुकसान हो जाना। कुछ मशीन खराब हो गई, मशीन टूट गई, टूल टूट गया, व्हीकल खराब हुआ, उसमें पैसा लगा। ठीक है, ये होता है। तो अब ये जो कैपिटल गुड है, बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है इसको। जितना भी हमारा कैपिटल गुड होता है उसमें कहीं ना कहीं हर साल पैसा तो लगेगा, है ना? वही जो पैसा लगता है, वही जो डिक्रीज होता है ना वियर एंड टीयर की वजह से। अब जैसे कि कैपिटल गुड है, टूल है, अब मैंने अगर आज खरीदा 2021 में, ये 1 साल के बाद इसकी कीमत कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 22 में? क्योंकि घिस गया होगा, मशीन चल चुकी होगी, कहीं ना कहीं ये एक बार खराब हो गया होगा, तो उसको हमने रिपेयर करवाया होगा, तो उसकी प्राइसिंग जो नीचे धीमे 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 डिक्रीज होती जाती है, उसको ही बोलते हैं डिप्रिसिएशन। मैथ में इतने क्वेश्चन लगाए होंगे, परसेंटेज में डिप्रिशिएट हो गया, किसी मशीन की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, फैक्ट्री की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई। क्यों होती है? वियर एंड टीयर की वजह से। वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि कुछ टूट जाना, घिस जाना, कोई चीज बहुत दिन तक हमने यूज कर ली, तो वो धीमे धीमे उसकी जो प्राइस, उसके जो
एक्चुअल प्राइस है वो कम होती जाएगी। सेम व्हीकल के केस में होता है, सेम आपका मशीन्स के केस में होता है। आपको अगर याद था ये सब सारी चीजें तो आप आराम से कर सकते थे। तो कैपिटल गुड में क्या होता है कि भाई यही सारी चीजें होती हैं जिनका हम यूज करते हैं, मशीन्स का, वियर एंड टीयर का भी। अब अगर आप फिनिश प्रोडक्ट बोलोगे, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कोई कीमत कभी कम होती है क्या? कब? मोस्ट प्रोबेबली केस में बिल्डिंग की कीमत आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत बढ़ती है मोस्टली, ठीक है। अब आपको कार हमने यूज कर ली फिर वो कर दिया, तो वो चीज नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कैपिटल गुड में तो आपका मशीन्स को आप यूज ही कर रहे हो, इसमें तो लिखा ही हुआ है कैपिटल गुड में कि आप यूज करोगे इनका, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में टूल्स का यूज करने लग रहे हो, ये सब काम हो रहा है, ठीक है। तो बस वियर एंड टीयर इसी में होता है, तो कैपिटल गुड्स विल बी अवर राइट आंसर। अरे दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, फटाफट से हाँ बोलो। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये बता दो बिना किसी सेकंड थॉट के यार, फटाफट से कमेंट करो इसका आंसर। किसी ने गलत दिया वहीं आगे उल्टा लटकाऊंगा। लीगल कंसल्टिंग मैंने किसमें बताया था अभी? जो लीगल कंसल्टिंग होती है वो तो क्वीनरी है, ये तो अब आपको पता है। फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये किसमें होगा? ये किसमें होगा भाई? आपका मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है ना। तो बस जहां भी मुझे देखा मैन्युफैक्चरिंग, वही मैंने टिक कर दिया कि यही है हमारा सेकेंडरी, ठीक है। अगर यहाँ पे बात होती कैपिटल गुड की तो ये इक्विपमेंट अकेला लिखा होता, बट यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। इट मींस ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में चला गया। ट्री प्लांटेशन किसमें होता है? ये तो भाई आपका एग्रीकल्चर में ही आ गया ना, ट्री प्लांटेशन, तो ये तो आपका प्राइमरी में चला गया। बैंकिंग जो है आपका किसमें चला जाएगा? सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, टर्शरी सेक्टर में जाएगा बैंकिंग। तो बस राइट आंसर हमारा क्या हो गया? फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। अरे बोलो बात क्लियर है क्या? ये दो दो 19 हो गई क्या? एक 19 तो हमने ऊपर ही देखा था, लो भाई 2 19 हो गए। चलो खैर, हो गए आपके 20 क्वेश्चन आज के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड बस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बताना। एंड आई होप पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं कवर कराता चलूंगा। आई होप आज आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, काफ़ी चीज़ें आपने सीख ली होंगी। अगर नहीं आती हैं, अगर आती भी होंगी तो रिवाइज हो गया होगा। वैसे अब सारा रिवाइज कर लेना ये सारा, आप जो भी है। सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, बिकॉज देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू मेहनत, ठीक है। आपने अभी तक मेहनत की हुई है तो अपने ऊपर भरोसा रखो, चीज़ें अच्छी ही होंगी। और जो सीआरएम एंड मार्केटिंग है उसको बस रिवाइज करते जाओ और दिमाग में मेरे पॉइंट्स को बैठाते जाओ, बिकॉज क्वेश्चन अगर डिट्टो नहीं आया तो वहां से आपको कहीं ना कहीं रिलेशन बनेगा, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा। और मैथ्स वगैरह अपनी प्रिपेयर करो। मैथ्स एंड रीजनिंग तो आपको एनी हाउ करनी ही है। अगर आपने अभी तक मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं किया तो पहला यहाँ पे ध्यान दो, जीएस मैथ रीजनिंग, ठीक है। ये तो आपको करके आना ही आना है, क्लियर है। खैर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।